हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। लोअर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हिपेटिक कोमा इज ड्यू टू द एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल ऑफ। क्वेश्चन ये कहता है कि जो हिपेटिक कोमा होता है उसके कारण, उसका जो कारण होगा वो प्लाज्मा में किस चीज के बढ़ने के कारण होगा, ऐसा यहाँ पूछा गया है। एक बार रिपीट करना चाहूंगा मैं क्वेश्चन को। हिपेटिक कोमा इज ड्यू टू द एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल ऑफ। प्लाज्मा में किस चीज का लेवल बढ़ेगा तब हिपेटिक कोमा होगा। तो आगे चलने से पहले यहां आपको यह समझना होगा कि हिपेटिक कोमा होता क्या है। तो देखिए, हिपेटिक कोमा का मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाना, कब? ड्यू टू लीवर डिसऑर्डर। लीवर का जब भी कोई डिसऑर्डर होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रेन का फंक्शन है वो भी लॉस होगा। ये होता है हिपेटिक कोमा में ऐसा। अब एलिवेटेड का मतलब आपको पता ही होगा। एलिवेटेड का मतलब होता है इंक्रीज होना या बढ़ना। ठीक है, अभी ऑप्शन देखते हैं क्या इसमें। ऑप्शन दिया है अमोनिया, एमाइलेज, एल्बुमिन और एडिनोसिन। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। उसके बाद ये आपको ऑप्शन देके हर एक ऑप्शन का मतलब समझना है। तो यहां अगर हम देखें, सबसे पहले आता है अमोनिया। अमोनिया का मतलब यहां क्या होगा, ये क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है ये? वेस्ट प्रोडक्ट होगा ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट होगा, या फिर इसको टॉक्सिक प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं। टॉक्सिक प्रोडक्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। जिसे लीवर क्या करता है, फिल्टर करेगा, उसके बाद इसको एक्सक्रीट किया जाता है लीवर के द्वारा। ठीक है, अगर लीवर में कुछ डिसऑर्डर हो गया तो ये एक्सक्रीट नहीं होगा, मींस ब्लड मींस प्लाज्मा के अंदर इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। तो ज्यादा वॉल्यूम होने के कारण, मींस अमोनिया की वॉल्यूम प्लाज्मा में ज्यादा होने के कारण क्या होगा, हिपेटिक कोमा होगा। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो तो हमें मिल ही चुका है। हम आगे बात कर लेते हैं एक बार एमाइलेज की। तो यहाँ एमाइलेज क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होगा जो पेंक्रियाज के द्वारा बनेगा। पेंक्रियाज के द्वारा ये सीक्रेट होगा। इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं उसका केमिकल जो डाइजेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, एमाइलेज के द्वारा होगा। हम बात करें अगर एल्बुमिन की, तो एल्बुमिन क्या होता है, ये भी एक प्रोटीन का प्रोडक्ट होता है जिसका फॉर्मेशन लीवर के द्वारा होगा। प्रोटीन की एल्बुमिन किसके द्वारा बनेगा, लीवर के द्वारा बनेगा। एडिनोसिन की बात करें तो ये क्या होता है, एक इंजेक्शन होता है जो जो किसमें यूज होगा, अब नॉर्मल हार्ट रिदम के अंदर। किसमें यूज होता है ये, अब नॉर्मल हार्ट रिदम, अब नॉर्मल हार्ट रिदम में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर क्या होगा, अमोनिया होगा, यानी ए है वो राइट आंसर होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ेगा किसकी वजह से, कोई लीवर का डिसऑर्डर होगा। तो जैसे ही लीवर का डिसऑर्डर होगा तो जो अमोनिया यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक प्रोडक्ट होगा उसको एक्सक्रीट नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये इसका लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाएगा। उसी की वजह से क्या होगा, ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो इनबैलेंस हो जाएंगे या फंक्शन है वो लॉस हो जाएंगे। इसी को हम हिपेटिक कोमा बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेजर टेकन टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ ए डिजीज और ए डिसऑर्डर आर कॉल्ड। जब कोई क्वेश्चन आप पढ़ो, आगे भागने की कोशिश मत किया करो, पहले क्वेश्चन को समझो कहना क्या चाहता है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे, उसके बाद ही आप आंसर को राइट समझना आगे।
देखिए क्या है मेजर, मेजर का मतलब होता है उपाय, ठीक है। मेजर टेकन टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीज, ऑनसेट ऑफ डिजीज का मतलब होगा कोई बीमारी होने से पहले, कोई बीमारी होने से पहले उसको रोकने के लिए आप जो उपाय करते हो वो किस चीज में आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया है प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रोमोशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या टेरिटरी प्रिवेंशन। यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सबसे पहले कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता क्या है। देखिए कोई भी डिजीज होती है उसके लिए क्या होता है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो कितने लेवल होते हैं प्रिवेंशन के, 4 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं, 4। पहला जो होता है वो होता है प्रीमोडियल, प्रीमोडियल प्रिवेंशन होगा। दूसरा होगा वो क्या होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। तीसरा जो होगा वो होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन, और जो चौथा होता है वो होता है टर्टियरी प्रिवेंशन। अब देखिए इसके बारे में वन बाय वन करके आपको बता देता हूं मैं। अगर हम बात करें प्रीमोडियल प्रिवेंशन की तो इसमें क्या होता है, रिस्क, जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसको रोका जाता है। क्या करते हैं, प्रिवेंट रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर होते हैं उसको प्रिवेंट किया जाता है। जैसे हर किसी को पता है अगर सिगरेट स्मोकिंग करेंगे तो क्या होगा, लंग्स कैंसर होगा। अगर अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा, लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है। तो ये क्या है, एक रिस्क फैक्टर होते हैं। आपको करना क्या है, ये रिस्क फैक्टर लेने ही नहीं है। जब आपको पता है तो आप इसको प्रिवेंट करोगे, रोकोगे, तो वो किस में आएगा, वो प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आएगा, राइट। आगे देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होगा। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होगा प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ डिजीज, प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ डिजीज। यानी कि आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल ले ली, आपने सिगरेट स्मोकिंग कर लिया, बट अभी तक आपको कोई डिजीज नहीं हुई है ना। तो डिजीज होने के लिए यानी ऑनसेट, ऑनसेट ऑफ डिजीज, डिजीज के शुरू होने से पहले मान लो आपने कोई ट्रीटमेंट या कोई प्रिवेंशन शुरू कर दिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन बोलेंगे। यानी कि हमने रिस्क फैक्टर से तो प्रिवेंट नहीं हुए, हमने उनका यूज किया है, बट अब डिजीज होने से पहले जो हम उपाय कर रहे हैं, जो प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन। अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रिवेंशन की तो इसमें क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस। क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब हो गया जैसे कि आपने शुरू में सिगरेट स्मोकिंग किया, उसके बाद क्या हुआ, आपको जो डिजीज के सिम्टम है वो आने शुरू हो गए, कफ वगैरह हो गया है ना, सीओपीडी वजह से लक्षण आपको शुरू हो चुके हैं। बट अगर आप टाइम से उसका डायग्नोज नहीं करोगे, उस डिजीज को पहचानोगे नहीं, तो ये बीमारी बढ़ जाएगी। यानी किसी डिजीज के होने के बाद अगर उसका आप अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हो तो ये प्रिवेंशन आएगा, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट आता है वो क्या आता है अपना टेरिटरी प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंट, है ना, प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन, लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन। यानी कि बीमारी तो हो गई है, बीमारी यानी डिजीज तो हो चुकी है, डायग्नोज भी आपने कर लिया, अब तो ट्रीटमेंट चल रहा है। अब देखो ट्रीटमेंट आपको बचा पाता है कि नहीं बचा पाता, है ना। तो ये आता है टेरिटरी प्रिवेंशन के अंदर। टाइम से ट्रीटमेंट लोगे तो टेरिटरी प्रिवेंशन में आएगा, अगर ट्रीटमेंट ही नहीं लोगे तो आपको पता है कहां जाना होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर से चलते हैं आप। मेजर टेकन टू प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ ए डिजीज और ए डिसऑर्डर आर कॉल्ड, है ना। किसी बीमारी के होने से पहले उसको रोकने के जो आप उपाय करोगे वो किस में आएगा, तो यहां आपको मैंने बताया था प्राइमरी प्रिवेंशन में प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ डिजीज। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, ए होगा यहाँ पे। क्लियर है इतना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ बॉडी फ्लूइड फाउंड इन जॉइंट कॉल्ड। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे फ्लूइड होते हैं जो पाए जाते हैं, जिनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो हमें ये पूछा गया है कि जो बॉडी में जितने भी जॉइंट होते हैं, देखिए स्केलेटल सिस्टम होते हैं, एक बोन दूसरे बोन से जुड़ती है तो उनको जॉइंट बोलते हैं। उन जॉइंट के बीच में भी फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड का नाम यहां हमें पूछा गया है। ऑप्शन दिया है एम्नियोटिक फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखिए अगर आप तुक्के लगा के क्वेश्चन करोगे
तो भी कुछ नहीं होने वाला। आपको है समझना, आपको सिर्फ एक एग्जाम फाइट नहीं करना, आपको बहुत सारी जंग लड़नी है अभी तक, ठीक है। तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड का बता देता हूं सबसे पहले। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या होता है, ये टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, कब होता है, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम ये किस में होता है, ये वोम्ब यानी कि यूट्रस में होता है। यूट्रस में होता है, क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ बेबी, है ना, डेवलपमेंट ऑफ बेबी, बेबी का डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। ये तो होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो दूसरा देखिए पेरिटोनियल फ्लूइड, क्या है दूसरा, पेरिटोनियल फ्लूइड, ये किस में होता है, फाउंड इन पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी में पाया जाता है। इसके बाद क्या होगा, और ये किस में हेल्प करता है, फ्रिक्शन में, है ना, फ्रिक्शन में हेल्प करता है। आगे देखिए साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड ये किस में होता है, बिटवीन जॉइंट, बॉडी अपने जो स्केलेटल सिस्टम, जो बॉडी में जितने भी जॉइंट होते हैं उसमें क्या मिलेगा आपको, साइनोवियल फ्लूइड मिलेगा। और वो क्या करवाता है, हेल्प किस में करता है, मूवमेंट में, किस में करता है, मूवमेंट में, अपनी बॉडी में हेल्प करता है। आगे बात करें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, तो ये क्या होता है, ये अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्या काम है उसका प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो आपको मैंने चारों का काम बता दिया यहाँ पे। तो यहाँ जो राइट आंसर अपना क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड, जो कि जॉइंट कैविटी में पाया जाता है, जो जॉइंट के बीच में पाया जाता है, राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन बेसिक यहाँ पे मैं आज क्लास में 20 क्वेश्चन कराऊंगा, बट इस 20 क्वेश्चन में आपको कितने सारे आंसर मिलेंगे वो देखना। अभी तक मैं 3 क्वेश्चन कराया मैंने, बट इन 3 क्वेश्चन में मैं आपको कितने चीज बता चुका हूँ, कम से कम 15 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। A dilation and inflammation of the duct behind the nipple is called, क्वेश्चन क्या पूछता है देखो अच्छे से, ए डायलेशन फैलना, एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है, ऑफ द डक्ट बिहाइंड द निपल इज कॉल्ड, ये कहाँ है, ये स्ट्रक्चर कहाँ है, निपल। देखिए फीमेल में बात करें तो जो ब्रेस्ट की निपल होती है उनके पीछे क्या होते हैं, डक्ट होते हैं, मिल्क वाले डक्ट होते हैं, है ना। तो पूछा ये गया है कि उन डक्ट का डायलेशन भी हुआ है, इन्फ्लामेशन भी हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन दिया है फाइब्रोडेनोमाज एंड मस्टाइटिस, इंट्राडक्टल पेपिलोमा और डक्ट इक्टेसिया। अब देखिए आपको चारों का आंसर पता होना चाहिए, फिर जाके आप सही आंसर चूज कर पाओगे। सबसे पहले देखिए कि फाइब्रोडेनोमाज क्या होता है, ये चीज क्या होती है, इसका मतलब होगा नॉन कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर। क्या होगा इसका, नॉन कैंसरियस ब्रेस्ट ट्यूमर, है ना। क्या होगा कि कैंसर नहीं होगी बट ट्यूमर होगी, है ना, नॉन कैंसरियस ब्रेस्ट ट्यूमर। अगर ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर हो जाता है बट वो कैंसर का नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, फाइब्रोडेनोमाज बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मस्टाइटिस। मस्टाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट के टिश्यू का इन्फ्लामेशन होना क्या बोल देंगे, मस्टाइटिस बोल देंगे। हम बात करें अगर इंट्राडक्टल पेपिलोमा, इंट्राडक्टल पेपिलोमा क्या होगा, ये होगा देखिए बिनाइन ट्यूमर फाउंड विद इन ब्रेस्ट डक्ट। इसमें क्या होगा, जो ब्रेस्ट में जो डक्ट होंगे ना उनका ट्यूमर होगा, बट हमारे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि डायलेशन और इन्फ्लामेशन होना, तो इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट का ट्यूमर होगा। अब इन तीनों का आपको पता लग गया, इन तीनों में ऐसा कुछ नहीं मिला तो आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा। तो देखिए अब बात करते हैं हम डक्टस इक्टेशिया की, तो डक्टस इक्टेशिया क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट डक्ट, ब्रेस्ट डक्ट का इन्फ्लामेशन होना क्या होगा, डक्ट इक्टेशिया होगा, ठीक है। तो राइट आंसर अपना रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दैट हेल्प इन रिसीविंग सिग्नल। यहां पे आपको क्या पूछा गया है कि आपको एक स्ट्रक्चर माइंड में लेके आनी है न्यूरॉन की, और आपको ये देखना है कि कौन सा पार्ट है जो सिग्नल को रिसीव करने में काम में होता है ना। तो यहाँ ऑप्शन दिया है सेल बॉडी,
एक्सोन, टर्मिनल्स और डेंड्राइट्स। अगर आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर याद है तो आप बहुत कुछ कर पाओगे, अगर न्यूरॉन को देखा ही नहीं कभी तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए क्या होता है एक्चुअली, जो स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन की कैसी होती है। जो न्यूरॉन की आपको स्ट्रक्चर मिलेगी कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर मिलेगी आपको। ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। ये अपना न्यूरॉन हो गया। अब इसके मैं पार्ट बता देता हूं आपको क्या क्या पार्ट होंगे, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार आपको स्ट्रक्चर मिलेगी। अब जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे, सेल बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेल बॉडी बोलेंगे। और ये क्या होगा, सेल बॉडी के अंदर जो पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियस बोलेंगे। इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, डेंड्राइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे, ठीक है ना, डेंड्राइट्स। और ये जो होगा ये होगा एक्सोन। क्या होगा, एक्सोन। इनको बोलेंगे हम टर्मिनल एक्सोन बोलेंगे। और जो लास्ट में जो होगा इनको क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग। क्या बोलेंगे इनको, नर्व एंडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन दैट हेल्प इन रिसीविंग सिग्नल। देखिए ये न्यूरॉन में जो ये स्ट्रक्चर होगी यानी कि डेंड्राइट्स होंगे, ये क्या करते हैं, कोई भी सिग्नल आता है नेक्स्ट न्यूरॉन से रिसीव करते हैं और एक्सोन के थ्रू किसमें पहुंचा देते हैं, आगे नर्व एंडिंग तक पहुंचा देते हैं। तो अपना जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो क्या होगा, डेंड्राइट्स होगा। सेल बॉडी, टर्मिनल, एक्सोन और सबका मैंने स्ट्रक्चर में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, एन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट हीट। मोस्ट हीट का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पूछा है कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपको जो ऑप्शन दिया है, इंसुलेशन, स्टीम अंडर प्रेशर यानी कि क्या होता है, ऑटोक्लेव। क्या होता है, ऑटोक्लेव। इसके बाद हॉट एयर ओवन एंड फ्लेमिंग। ये चार ऑप्शन आपको दिया है, राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट हीट क्या होती है। अब देखिए उसके बाद अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले जो अपना आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है, जला देना, है ना, जला देना मीन्स बर्न, बर्न कर देना। क्या, जो भी कूड़ा करकट है या फिर कोई भी बॉडी पार्ट है उसको जला के उसको क्या करना है, नष्ट कर देना अपने को, तो इसको बोलेंगे इंसिनरेशन। इसके बाद क्या आता है, स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या होता है, ऑटोक्लेव भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को, है ना, इसमें इंस्ट्रूमेंट को अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टीम अंडर प्रेशर। ये क्या होगा, मोस्ट हीट का एग्जाम्पल होगा। हॉट एयर ओवन की बात करें तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो क्या करती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए ड्राई हीट पैदा करती है ना। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी। ये क्या करेगी, ड्राई हीट जनरेट करेगी, जनरेट फॉर स्टरलाइजेशन, है ना। इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन के लिए ड्राई हीट जनरेट करती है, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉट एयर ओवन बोलेंगे। फ्लेमिंग का मतलब क्या होता है, अंडर फ्लेम, है ना, अंडर फ्लेम यानी कि मोमबत्ती लेके जगा के जो फ्लेम होती है उसके अंदर अपन कोई चीज को डालते हैं तो उसमें क्या होगा, फ्लेमिंग का। तो अपना राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। बी जो अपना राइट आंसर होगा मोस्ट हीट का एग्जाम्पल। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखिए, पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ द फोर एक्सट्रीमिटीज इज कॉल्ड। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पैरालिसिस चीज क्या है। पैरालिसिस को हिंदी में बोलेंगे लॉस ऑफ बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट का फंक्शन है वो लॉस हो जाए, यानी कि लकवा। अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, लकवा बोलते हैं ना। बॉडी का जो कोई पार्ट है वो काम करना बंद कर दे, ये क्या होती है, एक जो नर्व होता है वो डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये पूछा है कि फोर एक्सट्रीमिटीज यानी कि चारों के चारों अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज का क्या पैरालिसिस हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन दिया है क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया और पैराप्लेजिया। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें राइट आंसर नहीं देखना, हमें बाकी भी समझना है, समझाना है। सबसे पहले यहाँ देखिए आप, सबसे पहले यहाँ देखिए क्वाड्रिप्लेजिया की बात करें तो क्वाड्रिप्लेजिया के अंदर क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ ऑल लिम्ब। क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ
ऑल लिम्ब, यानी कि चारों जो लिम्ब होगी उसका पैरालिसिस होना, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिप्लेजिया बोलेंगे। हेमिप्लेजिया की बात करें तो क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, बॉडी की वन साइड का पैरालिसिस होना, इसको क्या बोलेंगे? हेमिप्लेजिया बोलेंगे। अगर हम बात करें मोनोप्लेजिया की तो इसमें क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब, बॉडी की अगर वन लिम्ब का पैरालिसिस होगा तो इसको मोनोप्लेजिया बोलेंगे। पैराप्लेजिया क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब, है ना? पैराप्लेजिया, पैरा मीन्स पैर, ऐसे याद रखना, पैरों का क्या होना है? पैरालिसिस होना, तो इसको क्या बोलेंगे? पैराप्लेजिया बोलेंगे। तो यहां अपना जो राइट आंसर होगा वो आपको पता लग चुका है कि पैरालिसिस ऑफ ऑल लिम्ब क्या बोलेंगे? क्वाड्रिप्लेजिया बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लंबर पंक्चर स्पाइनल नीडल इज इंसर्टेड इनटू द सबार्किनोइड स्पेस बिटवीन लेवल। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको क्या करना है? लंबर पंक्चर करना है, स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करना है सब आर्केनोइड स्पेस में, तो कौन से लेवल पे करोगे? ऑप्शन दिया है L4 से L5, C1 से C2, T10 से T12 और S4 से S5। देखिए आपको वर्टिब्रा कॉलम का पता ही होगा, वर्टिब्रा के जो जैसे सर्वाइकल के 7, थोरासिस के 12, लंबर के 5, आगे सैक्रम और कोकिक्स हो जाता है, अच्छे से पता है आपको। जब स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो क्या करते हैं? स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करते हैं सबार्किनोइड स्पेस में। तो यहां पूछा गया कि कौन से स्पेस में करोगे? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बता ही देता हूं आपको। राइट जो आंसर होगा वो L4 L5 के बीच होगा। क्या होगा? L4 और L5 के बीच होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए जो स्पाइनल कोड का जो एंड होता है, स्पाइनल कोड होती है उसका जो एंड होता है वो अडल्ट में L1 और L2 के लेवल पे होता है, ठीक है ना? एंड ऑफ स्पाइनल कोड, एंड ऑफ स्पाइनल कोड। और चिल्ड्रन की हम बात करें, अगर चिल्ड्रन में अगर ये एंड ऑफ स्पाइनल कोड की बात करें तो कहां पे होगा? जो L2 और L3 के बीच, ठीक है ना? और हम लंबर पंक्चर की बात करें तो हम क्या करेंगे? लंबर नीडल कहां इंसर्ट करेंगे? हम L4 और L5 के बीच करेंगे। तो अपना राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी इन एल्कोहलिक इज कोज ड्यू टू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आपको लगता है कि बड़ा क्वेश्चन है, नाम पूछा है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी इन एल्कोहलिक इज कोज ड्यू टू, ज्यादा अल्कोहलिक लेने की वजह से क्या होता है? ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्निक्स एनसेफेलोपैथी होता क्या है, क्या होगा? ये क्या होता है? सबसे पहले देखिए वर्निक्स एनसेफेलोपैथी ये होता है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। क्या होता है जिसमें? अफेक्ट पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, ठीक है? अब ये होता किसकी वजह से है? होता किसकी वजह से है? ये जो मेन चीज होती है वो बता देता हूं आपको। देखिए इसमें अगर यहां बात करें, हम ऑप्शन दिया है जो थायमिन डेफिशिएंसी, फ्लोराइड एक्सेस, आयोडीन डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी। थायमिन का बात करें तो थायमिन यानी कि विटामिन B1 का सेकंड नेम होता है, थायमिन विटामिन B1 का सेकंड नेम होता है। और थायमिन की कमी से ही क्या होगा? कहते हैं ना बेरी होता है ना? वो तो होता ही होता है। थायमिन डिफिशियंसी होने की वजह से व्रिंकेनसेफेलोपैथी भी होता है। क्या होता है? व्रिंकेनसेफेलोपैथी भी होता है। तो राइट आंसर तो हमें मिल ही चुका है। आगे बता देता हूं, फ्लोराइड एक्सेस, जब फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो सकता है? अगर इसके सिम्टम की बात करें तो एक तो देखिए जैसे हेडेक हो सकता है और एब्डोमिनल पेन हो सकता है। एब्डोमिनल पेन ये क्या होते हैं? फ्लोराइड एक्सेस होने के कारण होता है। आयोडीन डिफिशियंसी की बात करें हम, आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, ठीक है? और विटामिन डी की कमी से क्या होगा?
कैल्शियमिया, हाइपोकैल्शियमिया मीन्स कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, अब्जॉर्प्शन, हेल्प करता है किसकी किसकी, विटामिन सी के विटामिन सॉरी कैल्शियम और उनके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसको क्या होगा, विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से हाइपोकैल्शियम। तो राइट आंसर क्या होगा अपना, थायमिन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 95% यानी कि 95% ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन आर, फीटल जो प्रेजेंटेशन आपको जो 95% मिलेगी वो कौन सी मिलेगी। ऑप्शन आता है इसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन, शोल्डर, सिफेलिक और लेग। देखिए आपने ओबीजी के अंदर पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल लाई, ट्रांसफर, ये चीजें पढ़ी होंगी। तो उसमें क्या होता है, ब्रिज का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं। सबसे पहले देखिए ब्रिज क्या होगा। ब्रिज का मतलब होता है लाई विद बटक्स और लोअर एक्सट्रीमिटी, लाई विद बटक्स और लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि जो फीमेल में जो पेल्विक पार्ट होता है उस साइड क्या होगा बच्चे का, बटक्स और लोअर एक्सट्रीमिटीज होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज प्रेजेंटेशन बोलेंगे। इसके बाद शोल्डर की बात करें तो वही पेल्विक की साइड क्या होगा, शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा। सॉरी, सिफेलिक की बात करें तो क्या होगा, हेड डाउन होगा, हेड डाउन होगा। सिफेलिक की हम बात करें तो क्या होगा, हेड डाउन होगा और हेड रेडी होगा, हेड रेडी टू एंटर पेल्विस, हेड क्या होगा, रेडी होगा पेल्विस के अंदर एंटर होने के लिए। तो इसको सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलेंगे। एक आता है लेग, लेग में क्या होता है, लेग में क्या होता है, जो प्रेजेंटेशन होगी यानी कि जो बेबी के जो पैर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, फीमेल के पेल्विस के नीचे की साइड होगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेग प्रेजेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, तो 95% की हम बात करें तो हमारा आंसर राइट क्या होगा, सिफेलिक। ये प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा होती है जो कि ठीक होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप आप इन 10 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ मिला होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आई, आपको जो समझाने का वे समझ में आया, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप डेली ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो मैं बता देता हूं। देखिए, लोयल क्लासेस लाइव एप्लीकेशन, अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, इस प्रकार डेली क्लासेस लेना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा, उसके बाद आपको सर्च करना है लोयल क्लासेस एप्लीकेशन। जैसे ही लोयल क्लासेस एप्लीकेशन आता है आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद उसके अंदर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि स्टाफ नर्स के अलावा फार्मासिस्ट, MPHW, बाकी भी अदर कोर्सेज होते हैं। आप अपना कोर्स है वहां से बाय कर सकते हो। आपकी कोर्स की जो प्राइस है वो ओनली कितना होगा, 1999। जी हाँ, ओनली 1999 रुपए। ये आपको पे करना होगा, आपको कोर्स परचेज करना होगा। होता क्या है, इसके अंदर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, पूरे सब्जेक्ट होंगे। जैसे ही लाइव क्लास कंप्लीट हो जाती है, क्लास ऑटोमेटिक रिकॉर्ड रहेगी जो आपको सेव मिलेगी, जिसकी वैलिडिटी जो होगी 1 साल तक रहेगी। आप उस टाइम लाइव क्लास न ले पाओ तो बाद में भी क्लास को पढ़ सकते हो। वीकली क्वेश्चन पेपर भी आपको सोल्व करवाया जाएगा। क्वेश्चन पेपर आपके पास भेजे जाएंगे ताकि आप उसको सोल्व कर सको। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर क्या है, 8529435703 पे आप व्हाट्सएप करके भी ज्यादा इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दी मिनरल्स कंटेंट इन द बोन कैन बी कैलकुलेटेड बाय। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि बोन के अंदर कितना मिनरल्स है।
बोन के अंदर कितना मिनरल्स है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन दिया है एक्सरे के द्वारा, ड्यूल एनर्जी, एक्सरे अब्जॉर्प्शनमेट्री, अल्ट्रासाउंड और स्पेक्ट्रोमीटर। अगर हम ऑप्शन की बात करें, एक्सरे आपको पता है बोन के फ्रैक्चर देखने में काम लेते हैं, अल्ट्रासाउंड आपको पता है स्टोन वगैरह या फिर फीटल एग्जामिनेशन में हेल्प होती है इसके द्वारा। स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें, स्पेक्ट्रोमीटर होता है ये अपने लाइन का नहीं है, बट जो स्टार और प्लेनेट जो ग्रह होते हैं उनमें उनमें कितना मिनरल्स है वो देखने के लिए क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं। अब अपना राइट आंसर है, आपको मिल ही गया होगा, ड्यूल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्प्शनमेट्री। इसके द्वारा क्या होता है, हम सेम एक्सरे की तरह होता है, एक्सरे क्या करते हैं बोन से गुजारा जाता है और जो बोन के अंदर कितना मिनरल्स है वो पता लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटल मूवमेंट बिगिन बिटवीन। यहां हमें पूछा गया है प्रेगनेंसी के टाइम जो फीमेल को फीटल की जो मूवमेंट फील होती है वो कब होगी, यानी कि कब स्टार्ट होगी। फीटल की मूवमेंट है वो बिगिन यानी कब स्टार्ट होगी वो बताना है यहाँ पे। ऑप्शन दिया है 10 to 12 वीक, 1 to 4 वीक, 16 to 20 वीक या 4 to 8 वीक। तो देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, ट्राइमेस्टर होते हैं। कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होगा वो 1 to 12 वीक तक होगा और सेकंड जो ट्राइमेस्टर होगा वो 13 to 26 वीक तक होगा और थर्ड जो ट्राइमेस्टर होगा वो 27 to एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक होगा। तो देखिए 16 to 20 वीक यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटल मूवमेंट है वो बिगिन हो जाती है। कब होती है, फीटल मूवमेंट है वो बिगिन हो जाती है और फीमेल को फील भी होना शुरू हो जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा अपना सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसरी रजिस्टर फॉर अप टू अबाउट 30 सेकेंड इज कॉल्ड। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि आपको मेमोरी का टाइप बताना है जो कोई इंफॉर्मेशन को होल्ड किए हुए रखती है। ऑप्शन में देखिए सिमेंटिक मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे अगर हम बात करें सिमेंटिक मेमोरी, यहाँ पे सिमेंटिक मेमोरी, तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर आपको पूछा जाइए कि आपकी सिस्टर का बर्थडे कब है, आप बता दोगे। फादर का बर्थडे बता दोगे, मदर फादर की एनिवर्सरी अगर आप मनाते हो तो बता दोगे। ये जो चीजें होती है ये क्या है, लॉन्ग टर्म सेव रहती है आपके माइंड में, कभी नहीं भूलोगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेंटिक मेमोरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमेंटिक मेमोरी बोलेंगे। और अपना जो राइट आंसर है वो यही होगा। क्या होगा, राइट आंसर है वो भी यही होगा। यानी कि इसके अंदर आप बर्थडे है ना, एनिवर्सरी, ये चीजें जो याद रखते हैं ना, या फिर नेम, तो किस में आता है, सिमेंटिक मेमोरी में आता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो मतलब कोई बात अगर आपने शॉर्ट टर्म से उसमें रिहर्सल किया तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, यानी हमें याद रहेगा। आप अपने माइंड में एक बात सोच रहे होगे कि आप कभी बहुत होशियार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बट आपको जैसे जैसे आप बड़े होते गए, हॉस्पिटल जॉब करने लगे, प्राइवेट जॉब करने लगे, वो बातें भूल चुके हो। तो उस टाइम आपको पूरी बात याद थी, है ना। कभी आपको थ्रस्टी क्रो की कहानी याद थी, आज नहीं है। तो वो क्या होगा, अगर होती तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एपिसोडिक मेमोरी। कुछ एपिसोड, कुछ घटनाएं, जैसे आपको अगर मैं पूछूं 3 दिन पहले आपने क्या किया था, आप कहाँ पे थे 3 दिन पहले, आप बता दोगे। आपने पिछले महीने अपने दोस्त के साथ पार्टी एंजॉय किया, आप बता दोगे। पिछले महीने आप एनिवर्सरी में गए, किसी के मैरिज में गए, आप बता दोगे। तो ये एपिसोडिक मेमोरी होता है। अब आपको पूछिए कि 1 साल पहले किस किस की शादी में गए, तो आप नहीं बता पाओगे जल्दी से, है ना। वो आपको सोचना पड़ेगा बहुत माइंड में, वो भी भूल भी जाओगे। तो पिछले महीने का आप बता दो कि आप उसकी शादी में गए थे, तो एपिसोडिक मेमोरी में आएगा। इसके बाद देखिए, बात करें शॉर्ट टर्म मेमोरी की, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होगा, कुछ टाइम के लिए दिमाग में रहना बात, कुछ टाइम के लिए
दिमाग में बात रहना, और आप बाद में भूल जाते हो। जैसे कहीं जाना होता है कि हाँ मुझे ये सामान लेके जाना है, उस टाइम याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हो, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या है, ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। यहां पूछा गया है कि कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन दिया है इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन ए। तो सबसे पहले यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी में सबसे अगर लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन पूछे, है ना, लार्जेस्ट आपको पूछ ले एग्जाम में, तो क्या बोलोगे, इम्यूनोग्लोबिन एम होता है। और आपको अगर स्मॉलेस्ट पूछ ले तो क्या बोलोगे, इम्यूनोग्लोबिन जी होता है। ये बातें तो आप याद रखना, दो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। अब आपको ये पूछा जाए कि जो इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन एम होता है वो किस में मिलेगा आपको, वो ये मिलेगा प्लाज्मा में। किस में मिलेगा, प्लाज्मा में। इम्यूनोग्लोबिन जी बात करें तो ये भी मोस्टली प्लाज्मा में होता है। इम्यूनोग्लोबिन डी की बात करें तो ये क्या होता है, बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे, है ना, बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं उसके सरफेस पे आपको मिलेगा। इम्यूनोग्लोबिन ए की बात करें तो ये किस में होगा, टीयर में होगा, और किस में होगा, सलाइवा के अंदर आपको मिलेगा, सलाइवा के अंदर मिलेगा, और आपको कोलोस्ट्रम में मिलेगा। किस में मिलेगा, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, माँ का पहला दूध, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीले गाढ़े रंग का होता है ना। तो उसमें क्या होगा, इम्यूनोग्लोबिन ए मिलेगा। तो राइट आंसर अपना क्या होगा यहाँ पे, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन केस ऑफ बर्न, बर्न वाले केस का पूछा। इन केस ऑफ बर्न द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस, बर्न हुआ है कौन सी लेयर स्किन की, एपिडर्मिस, इज कैटेगराइज्ड अंडर, कौन सी कैटेगरी में आएगा, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, सेकंड डिग्री या फर्स्ट डिग्री। तो इससे पहले आपको मैं बर्न की कैटेगरी बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, बर्न की कैटेगरी की कितने डिग्री होता है, तो 4 डिग्री होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, इसमें ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। क्या होती है, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। सेकंड में क्या होगा, इसमें डर्मिस इन्वॉल्व हो जाएगी, डर्मिस इन्वॉल्व हो जाएगी। और थर्ड में क्या होगा, सब क्यूटेनियस इन्वॉल्व होंगे। और फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में अपनी मसल्स और बोन इन्वॉल्व हो जाती है ना। तो अब ये 4 डिग्री हो गया बर्न का। तो अपना जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया आपने, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट डिग्री एपिडर्मिस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच बिंज ईटिंग इज फॉलोड बाय डिप्रेशन एंड गिल्ट, सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग एंड पर्जिंग इच। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ईटिंग डिसऑर्डर हुआ है किसी को, ठीक है ना, और कौन सा हुआ है, बिंज ईटिंग हुआ है, फॉलोड बाय डिप्रेशन और गिल्ट के कारण हुआ है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या कर रहा है, वोमिटिंग और प्लगिंग हो रहा है पेशेंट को। तो ये क्या बोलेंगे इसको, ऑप्शन दिया है बुलिमिया नर्वोजा, डिस्फेजिया, एनोरेक्सिया नर्वोजा होगा, और बिंजे ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, देखिए बुलिमिया नर्वोजा तो क्या होता है, इसमें काफी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं। क्या रखते हैं, फास्ट। क्यों रखते हैं, कहीं मोटा ना हो जाओ, कहीं मोटा ना हो जाओ, है ना। फैटी फूड कम खाते हैं, फैटी जो फूड होता है वो कम खाते हैं। और प्रिवेंट, रोकते हैं, प्रिवेंट वेट गेन, वेट गेन को रोकने के लिए उसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोजा। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है, निगलने में कठिनाई, है ना, निगलने में कठिनाई। और बात करें हम एनोरेक्सिया नर्वोजा की, इसमें क्या होगा भाई, एनोरेक्सिया नर्वोजा में क्या होगा, इसमें ये होगा कि खाना पीना ही भूल जाए। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिसमें खाना पीना ही भूल जाए, ना ही खाए, खाना पीना भूल जाए, है ना, और फैटी भोजन भी ना खाना, और फैटी भोजन भी ना खाना। अब रह क्या गया अपने पास, अब रह गया बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अब बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, देख लेना आपको किसी को ये डिसऑर्डर है क्या। ये डिसऑर्डर में ये होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, पता ही नहीं कितना खा गया। अब इतना खाओगे तो क्या होगा, वोमिटिंग तो होगा, वोमिटिंग तो होएगा, है ना। और डिप्रेशन में खाते जाते, तो इसको क्या बोलेंगे, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर बोल देंगे। और अपना जो आंसर होगा वो भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
पाल्मर पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्स डिसअपियर एट। ये पीडियाट्रिक का क्वेश्चन पूछा गया है। पाल्मर ग्रैप्स इसका मतलब क्या होता है? पाम बोलते हैं हथेली को, है ना। बच्चे के अंदर क्या होते हैं? रिफ्लेक्स होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें कुछ रिफ्लेक्स होते हैं, उनमें पूछा गया है जो पाल्मर रिफ्लेक्स ग्रैप्स रिफ्लेक्स होगा वो डिसअपियर कब होगा। इसमें क्या होता है, जब आप अपनी उंगली बच्चे की हथेली पे रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा या पकड़ लेगा उसको, तो इसको क्या बोलेंगे? पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्स बोलेंगे। और ये क्या होता है? मोस्टली 4 मंथ, ये क्या होता है? मोस्टली 4 मंथ तक रहता है, उसके बाद ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। तो राइट आंसर अपना क्या होगा? 4 मंथ। मोस्टली जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं आपको इतना ही मिलेगा 4 मंथ के करीब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमरेज इन ए न्यूबॉर्न इज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग ज्यादा होना, है ना। न्यूबॉर्न के अंदर हेमरेज का कोज है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन दिया है विटामिन ए, के, ई और डी। देखिए इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, विटामिन ए होता है उसका दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है ना। रेटिनॉल यानी कि ह्यूमन ओरिजिन। इसके बाद विटामिन के का अगर दूसरा नाम देखें तो क्या होगा? फाइलोक्विनोन होगा। क्या होगा? फाइलोक्विनोन होगा दूसरा नाम। विटामिन ई का दूसरा नाम देखें तो टोकोफेरॉल। क्या होगा? टोकोफेरॉल। विटामिन डी का देखें तो कैल्सीफेरॉल इसका दूसरा नाम होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा विटामिन की कमी से हेमरेज होगा। तो यहां पे हम बात करें तो देखिए विटामिन ए ये अपने आई रिलेटेड होता है, मोस्टली क्या होता है? आई डिसऑर्डर हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन के ये क्या करता है? ब्लड में क्लॉट में हेल्प करता है, इसकी कमी से ब्लीडिंग हो सकता है। विटामिन ई होता है वो फर्टिलिटी इनमें हेल्प करता है। और विटामिन डी होता है वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि विटामिन जो के है वो क्या करता है? हेमरेज को प्रिवेंट करता है ना, क्लोटिंग करता है, क्लोटिंग का काम करते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको क्या करते हैं? 1 मिलीग्राम क्या करते हैं? विटामिन के की डोज दी जाती है। विटामिन के की डोज 1 मिलीग्राम दी जाती है। अगर बच्चा 1000 ग्राम से कम वेट का है तो उसको 0.5 मिलीग्राम डोज दे देते हैं। अगर बच्चा 1000 ग्राम से ज्यादा का है तो इसको 1 मिलीग्राम विटामिन के दे देते हैं। क्लियर इतना? और इसके अलावा मैं ये भी बता देता हूं आपको कौन सी मसल्स में लगता है इंजेक्शन बच्चे के? एंटेरो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ठीक है, थाई पे ये लगेगा। और इसके अलावा बता देता हूं आपको 1 ml की सिरिंज यूज में लेते हैं, जिसका नीडल का साइज होगा वो 26 गाज का मिलेगा आपको, नीडल का साइज, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पेन एट मैकबर्नी पॉइंट इज सीन इन। मैकबर्नी या एमसी बर्नी बोल सकते हो, वहां पे पेन होना क्या बोलते हैं इसको? आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, अपेंडाइसाइटिस या कोलेसिस्टाइटिस। सबसे पहले देखिए आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ बोन। गैस्ट्राइटिस का क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। कोलेसिस्टाइटिस का क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लेडर। अपेंडाइटिस में क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होगा। अब देखिए अपनी जो बॉडी में अपने जो एब्डोमेन होते हैं ना, एब्डोमेन को क्या है? फोर क्वाड्रेंट में बांटा गया है। देखिए राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इस प्रकार 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है और 9 रीजन में बांटा जाता है इसको। 9 रीजन में बांटा गया है किसको? एब्डोमेन को। अब देखिए जो अपनी अपेंडिक्स यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है उसकी लोकेशन कहाँ होती है? उसकी लोकेशन कहाँ होती है? उसकी लोकेशन होती है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। राइट लोअर क्वाड्रेंट में लोकेशन होती है। और जो मैकबर्नी पॉइंट होता है वो भी कहाँ होता है? यहाँ होता है, यानी कि अम्बलाइकस से जो पेल्विक की बोन होती है वहां, इनके बीच क्या होता है? एमसी बर्नी पॉइंट। यही पेन होगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन?
किस में होगा ये, अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर भी सी होगा। आगे देखिए इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी इज डन टू व्यू द, कोलोनोस्कोपी इज डन व्यू द पैंक्रियाज, लंग्स, स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोनोस्कोपी में क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की इन्वेस्टिगेशन की जाती है स्कोप के द्वारा, है ना। स्कोप के द्वारा जो कोलन की जांच करना कोलोनोस्कोपी होगा। क्या देखने के लिए, पैंक्रियाज, लंग्स, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए पैंक्रियाज के लिए तो मोस्टली क्या करवाते हैं, सीटी स्कैन करवा लेते हैं। क्या सीटी स्कैन करवाते हैं, या करते हैं ईआरसीपी, ठीक है। और बात करें हम स्टमक की, तो इसमें क्या करते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह कर लेते हैं, एंडोस्कोपी कर लेते हैं। और लंग्स की बात करें तो इसमें ब्रोंकोस्कोपी कर लेते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं। राइट आंसर अपना क्या होगा, डी। राइट आंसर अपना क्या होगा, डी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आऊंगा। आज के लिए आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।